हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्पेक्ट्रम एकेडमी। आज हम देख रहे हैं हमारा जो टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ व्यूज। उनमें से एक कंसेप्ट है स्टेशनरी व्यूज। उसके अंदर ये कंसेप्ट देखने वाले स्टेशनरी व्यू क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, स्टेशनरी व्यू की जो प्रॉपर्टीज क्या होती है, और फिर स्टेशनरी व्यू का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या होता है, और वो इक्वेशन की मीनिंग क्या होगी, उस इक्वेशन की पूरी अंडरस्टैंडिंग हम इस लेक्चर में देखने वाले। तो इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखने के बाद आपको एक्चुअल स्टेशनरी व्यू क्या है ये भी आपको समझ में आ जाएगा, और वो स्टेशनरी व्यू कैसे फॉर्म होती है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। स्टेशनरी व्यू का जो वेव इक्वेशन होता है उसका मैथमेटिक्स भी आपको समझ में आ जाएगा, और स्टेशनरी व्यू की जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी आपको समझ में आएगा। बहुत सारे एग्जाम्स में स्टेशनरी व्यू के प्रॉपर्टीज के ऊपर भी एमसीक्यू आते हैं, नीट को या सीईटी को या जेईई को, बहुत जगह इसका कम से कम उसका यूज़ तो ही आता है। तो ये स्टेशनरी व्यू क्या होती है तो पूरा कंसेप्ट को समझ में आ जाएगा, और मैं हर एक जगह आपको बताते जाऊँगा कहाँ पर क्वेश्चन आने की चांसेस होते हैं, कहाँ पर आपको बोर्ड के ऊपर किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, नीट में या सीईटी में उसके ऊपर किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। तो हमारा लेक्चर है स्टेशनरी व्यू के ऊपर आज का, जो कि हमारे सुपरपोजिशन ऑफ व्यूज टॉपिक का थोड़ा सा पार्ट है, एक पार्ट है। तो एक्चुअली मैक्सिमम पार्ट इसी का है, यानी कि यहाँ से पूरा टॉपिक जो आगे वाला है तो स्टेशनरी व्यू के ऊपर ही है। और सुपरपोजिशन ऑफ व्यू का मतलब इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा है कि सुपरपोजिशन ऑफ व्यूज क्या होता है। तो आपने वो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है इस टॉपिक की, पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो। अब स्टेशनरी व्यू मतलब क्या है, ओके तो स्टेशनरी व्यू का मतलब क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ व्यू का मतलब पहले देख ले। सुपरपोजिशन मतलब कोई भी दो वेव्स, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जब कंबाइन होती है तो कोई तो एक रिजल्टेंट व्यू बनाते हैं। तो दो वेव का जो कॉम्बिनेशन होगा, इंटरफेरेंस होगा, सुपरपोजिशन होगा, तो उसी को हम सुपरपोजिशन ऑफ व्यूज बोलते हैं कि दो वेव कंबाइन होना, एक साथ हो जाना, तो उसी को हम सुपरपोजिशन ऑफ व्यूज बोलते हैं। जहाँ पे दो वेव की वजह से कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होता है, पहले वेव की वजह से कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा, दूसरी वेव की वजह से कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और दोनों की वजह से रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आता है तो वेक्टर रिजल्टेंट आता है, यानी कि वेक्टर सम करना पड़ता है। तो चलो चलते हैं स्टेशनरी व्यू क्या, तो नाम में वो स्टेशनरी क्यों है तो बाद में हम देखने वाले। तो पहले हम देख लेते हैं कि स्टेशनरी व्यू कब बनती है। फैन अभी आपको सवाल आ जाएगा कि स्टेशनरी व्यू क्या होती है, तब भी आप ये डेफिनेशन लिखोगे, या आपको ये भी पूछा जाए कि हाउ स्टेशनरी व्यूज फॉर्म, तब भी आप इसी को लिख सकते हैं। स्टेशनरी व्यू कैसे बनती है तभी यही लिखेंगे, और स्टेशनरी व्यू का डेफिनेशन पूछेंगे तब भी आपको यही लिखना है बोर्ड के एग्जाम में। और सीईटी के एग्जाम में क्या, सीईटी या नीट के एग्जाम में क्या ध्यान रखना है ये भी मैं बताऊंगा। व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है सेम पाथ, यानी कि दो वेव तो होनी चाहिए। तो पहली तो चीज़ हमारे पास दो वेव्स होनी चाहिए, ओके, और वो भी आइडेंटिकल होनी चाहिए, टू आइडेंटिकल वेव्स। तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, टू आइडेंटिकल वेव्स, यानी कि कहीं पर भी दो आइडेंटिकल वेव्स, यानी कि एक जैसी वेव है। जनरली आइडेंटिकल मतलब सेम होनी चाहिए, उनकी एम्पलीट्यूड सेम है, सब कुछ सेम है बस। तो टू आइडेंटिकल वेव्स यानी कि एग्जैक्टली दो वेव्स सेम है, ट्रैवलिंग अलॉन्ग सेम पाथ, यानी एक ही पाथ पे जा रहे हैं। सपोज हमने ये पाथ ले लिया, सपोज तो ये वाला पाथ हमने डिसाइड कर लिया, तो दोनों वेव इसी पाथ पे जा रही है, दोनों आइडेंटिकल है यानी एक जैसी है, फिर दोनों को एक ही पाथ पे ट्रैवल हो रही है इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, अपोजिट डायरेक्शन। ये इसको क्या बोलेंगे हम, अपोजिट, यानी कि व्हेन टू वेव आइडेंटिकल वेव, दो एक जैसी वेव, सिंपल एग्जैक्टली आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवल हो रही है अलोंग द सेम पाथ, यानी कि सेम पाथ पे जा रही है, आइडेंटिकल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। यानी कि एक वेव इस डायरेक्शन में जा रही होगी, यानी किस तरह की वेव लेंगे, और दूसरी वेव इस डायरेक्शन में आ रही है और इसी पाथ से आ रहे हैं। अभी एक के ऊपर एक नहीं लिख सकता, इसलिए मैंने इसको अलग अलग लिखा है, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान दे सकते हो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स, दो आइडेंटिकल वेव होनी चाहिए, वो सेम पाथ पे ट्रैवल होनी चाहिए, और लास्ट चीज दोनों अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। तो जब वो इंटरफेयर हो गए, इंटरफेरेंस मतलब दो मिक्स हो जाएंगी, दोनों का सुपरपोजिशन हो जाएगा, तो क्या बनता है स्टेशनरी वेव फॉर्म, यानी कि उस जो रिजल्टेंट आता है उस रिजल्टेंट वेव को हम बोलेंगे स्टेशनरी वेव। यानी कि यहाँ पे स्टेशनरी वेव मतलब कोई भी दो वेव्स मिक्सअप हो रही है, सुपर इम्पोजिशन हो रहा है, सुपरपोजिशन हो रहा है उस दोनों वेव का, यानी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हो रहा है। लेकिन कंडीशन क्या है उसमें, दोनों आइडेंटिकल होनी चाहिए, दोनों सेम पाथ में ट्रैवल होनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन क्या, अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो आपको समझ में आया होगा क्या, बोर्ड एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो इस तरह से इसको लिखेंगे डेफिनेशन, लेकिन फिर भी ये पॉइंट्स आपको नीट सीईटी जेईई को काम आने वाले कि दो वेव कैसी होनी चाहिए। तो ऑप्शन होता है, ऑप्शन आ जाएगा कंडीशन फॉर स्टेशनरी वेव, टू वेव शुड बी आइडेंटिकल, टू वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू सेम पाथ, ट्रैवलिंग अलॉन्ग सेम पाथ, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ABC ऑप्शन हो गए, और ऑल ऑफ द अबव। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, या उसमें से कोई अलग भी पूछ सकते हैं, उनकी मर्जी होती है। तो हमारा दिमाग तो हमें यूज़ करना पड़ता है, समझ जैसे कि आप जनरली लर्न करके या कोई भी चीज़ को रट्टा मार के या उसको याद करके फिर से दोहरा के
उसको समझ लोगे तो दिक्कत आती है, लेकिन यानी कि उसको लिखने की कोशिश करोगे एग्जाम में तो दिक्कत आती है। बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीट हो सीट हो जे के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको आपका दिमाग यूज करना है। यानी कि ये जो हम पढ़ा रहे वो तो नॉलेज आप ले ही लेंगे, उसके साथ ही आपका दिमाग भी वहाँ पे बहुत यूजफुल है। आपका दिमाग नहीं आप यूज़ करोगे तो मैं आपको बता दूंगा आपको फिजिक्स नहीं आएगा, आपको बुरा लगेगा, लेकिन फिर भी ये सही है। ठीक है, तो आपको फिजिक्स करना है तो एंजॉय के साथ करो, अच्छी तरह से करो, और कुछ डिफिकल्ट नहीं होता। तो दो वेव्स आ रही है, मतलब यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, सपोज कोई तो एक स्ट्रिंग ले ली हमने, यहाँ पे दो फिक्स्ड पॉइंट है, तो हम इसके दोनों के बीच में हमने कोई एक स्ट्रिंग, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, तो इसको हम इस तरह से ओके। अब स्ट्रिंग है, अभी दो फिक्स्ड पॉइंट है, वाला है, कुछ भी हो आप समझ लो, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई ये नहीं, हमारे स्ट्रिंग के ऊपर ध्यान देना। अभी जो स्ट्रिंग है तो इस स्ट्रिंग को हम यहाँ पे से नीचे पुल करके छोड़ देंगे। या कोई भी आप गिटार देखते हो या बहुत सारे हारमोनियम होता है या पियानो होता है, उसके अंदर भी यही सिस्टम होती है, स्ट्रिंग ही होती है, उसको प्लकिंग किया जाता है। तो प्लकिंग का मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा हम जैसे नहीं प्लग करना बोलते नहीं, इसको बजाते हैं, उसको हारमोनियम, बहुत सारी चीज़ें होती है। ओके, आप सभी को पता है। तो अभी यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी है, यहाँ पे पॉइंट ए लेंगे सपोज, और ये पॉइंट बी है। अब ए और पी पॉइंट के ऊपर फिक्स्ड की ये स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग को हम मिडल पे या कहीं पर भी हम इसको प्लकिंग करें या उसको थोड़ा सा नीचे खींच के छोड़ दे, तो इसमें एक वेव क्रिएट होगी, क्योंकि हमने जो एनर्जी उसको प्रोवाइड की है ना, इसको स्ट्रेच कर दिया स्ट्रिंग को और छोड़ दिया, अब एनर्जी क्रिएट होगी। अब जो एनर्जी की वजह से जो वेव आए, ऑब्वियसली वेव का मतलब ही एनर्जी है। अब जो एनर्जी क्रिएट हो रही है और जो डिस्टर्बेंस उसमें क्रिएट हो रहा है इस वेव के अंदर, अब इस पॉइंट की इस डायरेक्शन में और इस पॉइंट की डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो इस अंदर ही रहता है। ओके, अब क्या होगा, अब यहाँ से जो वेव बन जाएगी तो यहाँ तक आ जाएगी और फिर से यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में आ जाएगी। यानी कि एक वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि सपोज आपने यहाँ से वेव क्रिएट कर दी किसी भी तरह से, प्लकिंग करके या इसको मूव करके किसी भी तरह से यहाँ पे आपने वेव बनाई, तो क्या होता है, जो आप यहाँ से वेव ट्रैवल हो, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल हो जाएगी यहाँ तक, या इसमें जो वेव बन जाएगी, तो इस पॉइंट पे बी पॉइंट और जो ए पॉइंट ये दोनों रिफ्लेक्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसके बियॉन्ड नहीं वेव जा सकती, क्योंकि इसके बियॉन्ड स्ट्रिंग नहीं है और ये दोनों पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है। तो इसका मतलब आपकी वेव इस दोनों पॉइंट के ऊपर नहीं जाएगी, तो आपकी जो वेव बन जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ तक आएगी, फिर से रिफ्लेक्ट बैक होके यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर से यहाँ पर जाएगी, यानी कि रिफ्लेक्ट होते जाएगी। तो यहाँ पे आपको दो वेव्स मिलेंगी। एक्चुअली दोनों वेव आइडेंटिकल होगी, क्योंकि एक ही वेव है ना, एक ही वेव हमने यहाँ पे बनाई है, एक ही वेव है। तो यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर फिर से यहाँ पर आ रहे हैं, रिफ्लेक्ट होकर फिर से यहाँ पर, तो एक ही वेव घूम रहे हैं। यानी कि अब हमें दो आइडेंटिकल होनी चाहिए थी, लेकिन एक ही वेव को दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है यहाँ पे। तो दो आइडेंटिकल वेव्स, मतलब आप एक वेव इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और दूसरी यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रहे हैं, यानी कि एक इंसिडेंट होगी एक रिफ्लेक्टेड होगी। इसी पॉइंट पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर फिर से इंसिडेंट होगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, चलता रहेगा। आपको कौन सी इंसिडेंट कौन सी रिफ्लेक्टेड इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये बात तो तय है कि दो वेव्स है, एक इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, दूसरी इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और दोनों वेव्स अब मिक्सअप हो चुकी है, दोनों वेव्स इंटरफेयर हो, दोनों वेव का इंटरफेरेंस हो चुका है ना, दोनों वेव का क्या हुआ है, इंटरफेरेंस हो चुका है। अब जब दोनों वेव का इंटरफेरेंस हो ही चुका है, तो जो दो आइडेंटिकल तो होनी चाहिए, क्योंकि एक ही वेव्स है इसलिए आइडेंटिकल है। दूसरी चीज़ जो सेम पाथ में थी, तो पाथ ही एक ही, दोनों वेव एक ही स्ट्रिंग में, और दूसरी चीज़ है कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको एक ही वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी वेव इस डायरेक्शन में। अब इस स्ट्रिंग का क्या होगा, अब पहली चीज़ तो जहाँ पे इसमें अब स्ट्रिंग इस तरह से, तो इसका इस तरह की वेव क्रिएट हो जाएगी। ओके, अब उतनी अच्छी तरह से मैं नहीं निकाल पाया, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। ओके, थोड़ी सी इसको एक्सटेंड करके। ओके, अभी हमारी वेव हो गई है ना, पॉइंट है। अब ये वेव इस तरह से बन जाएगी, यानी कि अब स्ट्रिंग इस तरह की नहीं रहेगी। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो जाए। जो हमारी स्ट्रिंग थी, इस तरह की स्ट्रेट स्ट्रिंग थी, मैं डिटेल में समझाना चाहता हूँ आपको, अच्छी तरह से देख लेना। इमेजिन कर लेना कि पहले स्ट्रिंग ऐसी स्ट्रेट थी स्ट्रिंग, अब इसको हमने क्या कर दिया, प्लकिंग कर दिया, तो इसकी वजह से अब स्ट्रिंग की पोजीशन हो गई। अब ये पोजीशन परमानेंट है क्या, नहीं, इस तरह से नहीं रहेगी, क्योंकि थोड़ी देर बाद आप खुद एक्सपेरिमेंट करोगे। कोई भी एक स्ट्रिंग लो आप, यहाँ पे किसी फिक्स्ड वाल को अटैच कर दो, यहाँ पे फिक्स कर लो, उसको थोड़ा सा मूव कर लो, या उसमें कोई वेव क्रिएट करो। जब वेव जाएगी तो वहाँ पे इससे वापस आएगी, फिर से हो जाती रहेगी, तो ये फिक्स्ड पॉइंट बन गया। अब दोनों फिक्स्ड पॉइंट है, अब वेव इसी पोजीशन में नहीं रहेगी, तो यहाँ पे पोजीशन चेंज होती रहेगी। अब ये जो पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये पहली पोजीशन हो गई, दूसरी बार थोड़ी देर बाद क्या होगा,
अब ये पोजीशन बन जाएगी, मैं इसको इस तरह से लिखूँगा, इस तरह से, ओके। और रेफरेंस के लिए एक्चुअली अब ये सेम ही होना चाहिए, अब उतनी अच्छी डायग्राम मैं निकाल नहीं पाता हूँ, इसलिए थोड़े अलग अलग दिखेंगे, एम्पलीट्यूड अलग अलग दिखेंगे, लेकिन एक्चुअली एम्पलीट्यूड सेम है, ओके। अब इस वेव की जो एम्पलीट्यूड होगी ए एम्पलीट्यूड लेते हैं, जनरली हम इसको ए बोलेंगे, तो नीचे भी ए होती है, ऊपर भी ए होगी, और स्मॉल ए भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी होती है, कभी जो हम नोटेशन यूज करते हैं। अब हमारे पास स्टेशनरी वेव बन गई। अब स्टेशनरी वेव दिखने में तो लूप दिखती है, क्यों? एक्चुअल में लूप नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, ये अब यहाँ पे पार्टिकल्स है ना, सभी पार्टिकल्स, मैं यहाँ पे पार्टिकल लिखूँगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि यहाँ के क्या हो रहा है ना, ये पार्टिकल्स, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टिकल्स देखोगे, स्ट्रिंग के पार्टिकल्स, इसको आप कलर दे के ले सकते हो या कोई भी आपके दिमाग में, तो इसको पार्टिकल्स में इस तरह से नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, पार्टिकल आपको दिख जाए। अब क्या होगा पता है, एक टाइम पे स्ट्रिंग इस पोजीशन में होगी, थोड़ी देर बाद इस पोजीशन में, यानी ये स्ट्रिंग इस तरह से दिख रही है, इसका जो अपर यानी कि क्रस्ट था उसका ट्रफ बन जाएगा, यानी कि इस तरह का, ये ट्रफ था अब क्रस्ट बन जाएगा, ये क्रस्ट था ट्रफ, ट्रफ था क्रस्ट, यानी कि इसे अल्टर चेंज होती रहेगी। अब इतनी फास्ट, इतनी जल्दी होती है तो हमें दिखने में लूप दिखता है, लूप यानी कि इस तरह से इसे लूप दिखेगा। एक्चुअल में तो एक वेव इसी तरह होगी, यानी कि आप देखते हो जैसे कि फ़ैन होता है ना, फ़ैन तो दिखने में इसको 3 ही प्लेट्स होती है, लेकिन जब घूमता है तो पूरा सर्कुलर दिखता है हमें ना। फ़ैन को हम देखते हैं कि जितना फास्ट घूमेगा तो उसका सर्कुलर दिखता है, तो उसी तरह यहाँ पे जो वेव है, जो स्ट्रिंग है, ऊपर की हाफ में होगी, फिर से ट्रफ का क्रस्ट, क्रस्ट का ट्रफ, इतनी जल्दी इतनी फास्ट होते जाता है कि हमें लगता है कि ये दोनों जगह प्रेजेंट है, और इसका लूप अपीयरेंस लूप की तरह होता है। एक्चुअल में वहाँ पे लूप नहीं है, समझ लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है, सर यहाँ पे लूप बनता है, कहते यहाँ पे लूप नहीं बनता, ओके। एक्चुअली लूप दिखता है, दिखने के लिए, अपीयरेंस के लिए लूप होता है। एक्चुअल में अब स्ट्रिंग तो एक ही थी, तो ऐसे तो नहीं होगा ना कि अभी एक स्ट्रिंग एक ही थी तो इसी ऐसे भी होगा और यहाँ पे भी बन जाएगा इस तरह से। यहाँ पे 2 स्ट्रिंग थोड़ी है, यहाँ पे स्ट्रिंग एक ही है, तो एक तो एक स्ट्रिंग इस पोजिशन में होगी या स्ट्रिंग इस पोजीशन में होगी, या बीच में किसी भी पोजीशन में, कभी कभी बीच में स्ट्रेट भी बन जाती है ना, पोजीशन के ऊपर स्ट्रेट भी बन जाएगी। अब ये स्ट्रेट मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब ये दोनों वेव्स ने एक ही स्ट्रिंग है, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, अब फिक्स्ड पॉइंट का मतलब ये वाले, अब वेव के जो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, अब ये वाला एक पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको हम नोड बोलते हैं। अब नोड का मतलब क्या होता है, नोड ना, नोड का मतलब होता है मिनिमम डिस्प्लेसमेंट या जीरो डिस्प्लेसमेंट, या अपन जीरो डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, जीरो डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो पार्टिकल है यहाँ पे तो इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये फिक्स्ड पॉइंट है ना, फिक्स्ड है, ये वाला भी पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है। अब ये पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है। अब ये पॉइंट जो फिक्स्ड पॉइंट है उनका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, वो रेस्ट में होते हैं। वो क्या होते हैं, जीरो डिस्प्लेसमेंट का ही मतलब है रेस्ट। अब नोड किसको बोलेंगे हम, नोड किसको, नोड को डिफाइन कर रहा हूँ मैं अभी। नोड का मतलब है इस स्टेशनरी वेव जब बनती है, तो आपको मैंने पहले बता दिया कि स्टेशनरी वेव में एक तो क्रस्ट होगा या ट्रफ होगा, क्रस्ट होगा या ट्रफ होगा, एक ही साथ क्रस्ट भी है ट्रफ भी, इस तरह से नहीं होता है, लेकिन वो इतना फास्ट होता रहता है कि हमें लगता है कि वहाँ पे लूप बन गया। तो दिखने में तो लूप दिखता है, लेकिन एक्चुअल में वो लूप नहीं, तो एक ही स्ट्रिंग एक ही पोजीशन में रहेगी। तो सभी पार्टिकल एक तो क्रस्ट के फॉर्म में रहेंगे या ट्रफ के फॉर्म में बनाएंगे, मुझे यानी कि उस स्ट्रिंग को आप तक बना सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो नोड्स होते हैं, मैंने नोड्स बना दिया, तो ये नोड्स मतलब जो जीरो डिस्प्लेसमेंट वाले पार्टिकल है रेस्ट में होते हैं। तो आपको समझ में आएगा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये सभी पॉइंट नोड के, सभी पॉइंट को नोड बोलते हैं, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स्ड रहते हैं। जब भी देखो आप देखोगे कभी भी आपके पास स्ट्रिंग है या गिटार है, तो उसको आप मूव करके आप देख सकते हो, तो ये जो पॉइंट रहते हैं ना, ये फिक्स्ड रहते हैं, ये पॉइंट नहीं चेंज होंगे, ये पॉइंट कभी भी चेंज नहीं होंगे। अभी ये लूप है ना इस तरह का, ये फिर से नीचे आएगा, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो फिक्स्ड रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। ये अप डाउन यानी कि स्ट्रिंग का अप अपर हाफ लूप और बाद में लोअर हाफ लूप, अपर हाफ लूप, लोअर हाफ लूप, ऐसे बनते जाएगा, लेकिन ये वाले पॉइंट कभी भी नहीं मूव होंगे। उस पॉइंट को हम नोड्स बोलेंगे, और नोड्स का डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है और वो रेस्ट में होते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है इसमें आपको देखेंगे तो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है, तो आप यहाँ पे देखोगे सेंटर का पॉइंट, इस लूप के सेंटर का पॉइंट आप देख लोगे। तो भाई सेंटर के पॉइंट का आपको देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि सेंटर का पॉइंट एम्पलीट्यूड सॉरी एम्पलीट्यूड नहीं, उसको इसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इसको एंटी नोड बोलेंगे। अभी नोड तो हो गया, यहाँ पे नोड का मतलब था जीरो डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट, ओके। एंटी नोड
एंटी नोड का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम मतलब ये दोनों वेव का रिजल्टेंट वेव जो आने वाली है, अब इसका भी एम्पलीट्यूड कितना होता है हम देख लेंगे। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम तो ऑब्वियसली दोनों एक वेव का A1 है, दूसरे वेव का A2 है, तो इस तरह से नहीं होगा, दोनों वेव आइडेंटिकल है, इसका मतलब दोनों वेव का एम्पलीट्यूड A होगा, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, A मैक्सिमम। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, सिंपली ये दोनों का एडिशन 2A। बाद में हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले। तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, तो जिस पॉइंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है इस लूप के सेंटर पॉइंट पे, तो उसको एंटीनोड बोलते हैं। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना। अभी आपको समझ में आ गया कि मिनिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो क्लियर है। तो ये हो गया। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे नोड एंटी नोड नोड हो गया, यहाँ पे नोड है ना, नोड। ओके, तो यहाँ पे नोड एंटी नोड जो होते, तो आपको दोनों की चीज़ समझ में आएगी। नोड किसको बोलेंगे, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है पार्टिकल का, और एंटी नोड किसको बोलेंगे, जहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। तो इस जनरली ये जो पॉइंट्स है, तो ये एंटी नोड वाले पॉइंट्स है और बाकी के नोड्स वाले पॉइंट है। अब कुछ चीज़ें हम देखेंगे वेव की सॉरी, अब वेव की वेवलेंथ के बारे में देख लेते हैं। अब कोई भी वेव होती है, तो वेव की वेवलेंथ क्या होती है, कोई भी, आप यहाँ पे मैं वेव दिखाऊंगा आपको। अब इस तरह की जो वेव होती है, तो ये होगी, ये आप एक हाफ क्रस्ट और एक ट्रफ, ये हो गई हमारी टोटल वेव। अब ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो होता है, उसकी वेवलेंथ लैम्बडा बोलते हैं। यानी कि यहाँ से ओके यहाँ तक जो वेव होगी, ये होगा टोटल डिस्टेंस लैम्बडा। यानी कि नोड है, एक एंटी नोड है, फिर एक नोड है, फिर एक एंटी नोड है, फिर एक नोड है। एक वेव के अंदर, एक वेव इसी तरह बोलते हैं, एक ट्रफ और एक क्रस्ट होना चाहिए। तो ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया ट्रफ। तो ये नोड, ये हो गया एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड, फिर से एक नोड, एंटी नोड, एक नोड। यानी कि एक वेव के अंदर इतने सारे डिस्टेंस होगा। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस होगा, इसको बोलूँगा मैं लैम्बडा। लैम्बडा म्हणजे यानी कि इस नोड से इस नोड तक, मोड से मोड तक नहीं, नोड से नोड तक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, लैम्बडा। ओके, अब हमें बताओ कि अब ये नोड है और यहाँ पे दूसरा वाला नोड है, यानी कि एक नोड के बाद, एक एंटी नोड के बाद फिर से नोड आ रहा है। अब इस नोड और इस नोड के बारे में, अब ये दोनों नोड के बीच में का डिस्टेंस, ये वाला नोड और ये वाला नोड, दोनों का डिस्टेंस कितना होगा। अब ये टोटल तो लैम्बडा है, ये टोटल इतना, इस नोड से इस नोड और फिर इस नोड तक, ये टोटल कितना है, लैम्बडा है। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, लैम्बडा बाई 2। यानी कि आपको एक बात समझ में आएगी। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत बार आ चुके हैं। तो लैम्बडा का पॉइंट क्या है कि सॉरी लैम्बडा बाई 2 यानी कि वेवलेंथ का हाफ, यानी कि नोड और नोड के बीच में, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड है ना, डिस्टेंस बिटवीन ओके फर्स्ट नोड एंड नोड। यानी कि कौन से नोड, एक नोड के बाद दूसरा आता है, कॉन्जिक्यूटिव नोड बोलते हैं। यानी एक के बाद दूसरा आ रहा है कंटिन्यूस, इस नोड और दूसरे को इसी नोड के बारे में नहीं, एक नोड उसके बाद एंटी नोड, फिर से जो नोड आएगा, और दो नोड के, यानी कि जो पास के जो नोड्स होंगे उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा लैम्बडा बाई 2। तो आपको समझ में आएगा, ये डिस्टेंस, ये नोड है और ये वाला भी नोड है, दोनों के बीच में लैम्बडा बाई 2। और फिर से आप देखोगे अभी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जब आप देखोगे, एंटी नोड है। अब एंटी नोड के बीच में भी डिस्टेंस क्या होगा, ओके या फिर से हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। अब ये टोटल तो ये पूरा लैम्बडा बाई 2 हो गया, यानी कि टोटल यहाँ से यहाँ तक था लैम्बडा, यहाँ से यहाँ तक था लैम्बडा बाई 2। अब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लैम्बडा बाई 4। यानी कि नोड एंड एंटी नोड, ये एंटी नोड या एंटी नोड, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा लैम्बडा बाई 4, यानी कि वेवलेंथ से 4 टाइम्स कम, और लैम्बडा बाई 2 मतलब वेवलेंथ से 2 टाइम्स कम। यानी दो नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है लैम्बडा बाई 2। एंटी नोड और नोड के बीच में डिस्टेंस कितना, नोड या एंटी नोड या बोलो, या एंटी नोड या नोड बोलो, किस तरह से बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके बीच में वेवलेंथ होती है, डिस्टेंस होता है लैम्बडा बाई 4। अब वेवलेंथ के हिसाब से तो लैम्बडा बाई 4 आ गया। अब ये डिस्टेंस लैम्बडा बाई 4 है, ये वाला डिस्टेंस लैम्बडा बाई 4 है, ये लैम्बडा बाई 4, तो ये लैम्बडा बाई 4 और ये लैम्बडा बाई 4। तो दो एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, दो एंटी नोड के बीच में भी डिस्टेंस क्या होता है, एंटी नोड एंड एंटी नोड दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, लैम्बडा बाई 2।
यानी कि दो नोड जो एक साथ एक नोड के बाद जो दूसरा पहला वाला नोड आता है, दोनों नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, λ/2। दो एंटी नोड के बीच में भी डिस्टेंस कितना होता है, λ/2। और दो एंटी नोड और नोड के बीच में होता है λ/4। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको समझ में आनी चाहिए कि जब नोड एंटी नोड के बारे में हम बात करते हैं तो ये डिस्टेंस आपको जरूरी है, क्योंकि इसका यूज़ हमें नेक्स्ट कुछ बेसिक एप्लीकेशन से, इसके जो स्ट्रिंग की वेव होती है या ऑर्गन ओपन एंड ऑर्गन पाइप, क्लोज एंड ऑर्गन पाइप, उसमें हम इसको यूज़ करने वाले। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि नोड के बीच में डिस्टेंस λ/2 होता है और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस λ/2 होता है। ऑब्वियसली एक एंटी नोड के बाद दूसरा जो आता है वो दोनों का एंटी नोड, यानी कि एक एंटी नोड दूसरा 2-3 छोड़ के तीसरा एंटी नोड इसके बीच में नहीं है, और एंटी नोड और नोड के बीच में डिस्टेंस λ/4 होता है। अब फिर से मैं उसी डायग्राम को ड्रॉ करने वाला हूँ, है ना। इस तरह से सपोज ये कुछ जो होगा आपकी मर्जी से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें होता क्या एक्चुअल में क्या होता है, देखो ये हमारा पॉइंट फिक्स, ये पॉइंट हमें तो पता है अब नोड का है, ये वाला भी पॉइंट नोड का है, ये वाला नोड है ना, जहाँ पे फिक्सर पॉइंट होते हैं नोड, यहाँ पे भी नोड। ये जो पॉइंट होते हैं एंटी नोड, ये एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड और यहाँ पे भी एंटी नोड। ये स्टेशनरी वेव बन गया। अब स्टेशनरी वेव कब बनती है आपको पता है, दो आइडेंटिकल वेव्स होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, दोनों का इंटरफेरेंस होना चाहिए, तो दो वेव्स, एक वेव इस तरह से दूसरी वेव आ रही है, तो ये वाली एक वेव और ये दूसरी वाली दूसरी वेव, इस तरह से मत सोचना, ओके। इस तरह से नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन हो चुका है, दिखने में तो एक ही दिखेगी। हाँ, वो लूप फॉर्म हो रहा है उसकी वजह से दिख रहे तो वो अलग अलग है, यानी कि इसका दो वेव्स है, इसका मतलब ये मत समझना सर एक वेव ये जा रही है और दूसरा लूप दिखा रहे वो आ रहे हैं, तो इस तरह से एक ही स्ट्रिंग है हमारे पास, तो एक ही होगा, एक ही, यानी कि अपर हाफ में हो गया लोअर हाफ में, यानी कि पार्टिकल, सिर्फ पार्टिकल की यहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे, अभी ये वाले पार्टिकल मैं यहाँ पे लिखाऊंगा, ठीक है, स्ट्रिंग के पार्टिकल्स होंगे ना। अब सभी पार्टिकल्स के बारे में देखते हैं, अब पार्टिकल के बारे में क्या होता है। चलो, अब वेव्स को आपको पता है, वेवलेंथ या बहुत सारी चीज़ें होती है, एक तो एम्पलीट्यूड होती है ना, एम्पलीट्यूड है ना, दूसरी चीज़ होती है फेज, और तीसरी चीज़ होती है फ्रीक्वेंसी, और लास्ट है टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड, फेज, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये चीज़ें हमारे पास। अब पहले एम्पलीट्यूड के बारे में देखेंगे। आप देखोगे अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो इमेजिनेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल होंगे ना, ये यहाँ पे जो पार्टिकल थे, अब मैं इसको ये अपर लूप को या लोअर लूप को भूल जाओ, ये लूप का जो अपर पार्ट है यहाँ पर ये भूल जाओ, यहाँ पे स्ट्रेट स्ट्रिंग है इस तरह की, है ना। अभी स्ट्रेट स्ट्रिंग है इस तरह की, स्ट्रिंग को स्पेशली बाहर ले रहा है। अब क्या हो रहा है कि अभी जो इसमें स्टेशनरी वो बन गई ना, तब ये जो पार्टिकल होंगे ना, सभी पार्टिकल एक ही टाइम पे यहाँ पर होंगे, सभी पार्टिकल, यानी कि इसको मैं यहाँ पे ये वाला पार्टिकल यहाँ पे जाएगा, तब ये इस जगह पॉइंट यहाँ पर जाएगा, और यहाँ इस पॉइंट का पार्टिकल यहाँ पर जाएगा, और ये नोड के ऊपर जो पॉइंट होता है वो कहीं पर भी नहीं जाएगा, वो रेस्ट में होगा, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ओके, तो आपको समझ में आएगा जो एंटी नोड की जगह का पॉइंट होता है वो यहाँ पर जाएगा। आप ये देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हो रहे हैं उसका ऑसिलेशन हो रहा है, उसका वाइब्रेशंस हो रहा है, तो एग्जैक्टली आइसोलेशन होता है। आइसोलेशन होते समय याद रखना कि डिफरेंट एम्पलीट्यूड होती है, हर एक पार्टिकल एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। किस तरह डिफरेंट है, देखो यहाँ पर जो पार्टिकल होगा तो यहाँ तक जा रहा है, और यहाँ का पार्टिकल यहाँ तक जा रहा है, मतलब ये पार्टिकल इसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसकी कम है, फिर से आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम होती है। तो आप यहाँ पे एग्जांपल लेंगे नोड से एंटी नोड तक, तो नोड का पार्टिकल जो होगा उसकी एम्पलीट्यूड 0 होगी, नोड का जो पार्टिकल होगा उसकी एम्पलीट्यूड होगी 0 ना, और जो एंटी नोड का पार्टिकल होगा उसकी एम्पलीट्यूड होगी मैक्सिमम 2a। मतलब आप जैसे नोड से इस एंटी नोड तक जाओगे, एम्पलीट्यूड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ के पार्टिकल की एम्पलीट्यूड कम है, जैसे जैसे यहाँ तक जाओगे एम्पलीट्यूड इंक्रीज होती जाएगी, तो इस यहाँ पर जो पार्टिकल होंगे उनकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगी। फिर से आप इस एंटी नोड से यहाँ नोड तक जाओगे तो एम्पलीट्यूड कम होते होते 0 हो जाएगी, तो इस पार्टिकल की एम्पलीट्यूड 0 है। तो यानी कि एक ही लूप में, इस लूप में जितने सारे पार्टिकल होंगे उन सभी की एम्पलीट्यूड एक ही अलग है, अलग अलग है। हाँ, उसमें कुछ पार्टिकल की सेम हो गया, यानी कि यहाँ का जो पार्टिकल है इसी सेम कंडीशन पे यहाँ पे पार्टिकल, तो एम्पलीट्यूड सेम होती है, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी
एक ही लूप में हर एक पार्टिकल की एम्पलीट्यूड क्या होती है, अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। हाँ, इस लूप के साथ कुछ पार्टिकल सेम होंगे एम्पलीट्यूड, लेकिन हर एक पार्टिकल की एम्पलीट्यूड क्या अलग अलग है। हाँ, तो ये तो बात समझ में आ रही है कि यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड चेंज हो रही है, तो फिर से यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इस यहाँ तक जो पार्टिकल होंगे तो इनकी इसी तरह की एम्पलीट्यूड होगी, वो अलग बात है। हम बाद में देखने वाले कि एम्पलीट्यूड इज द फंक्शन ऑफ द पोजीशन, यानी कि पोजीशन का फंक्शन है, तो क्या होता है वो बाद में देखेंगे। तो एक बात समझ में आएगी, तो डिफरेंट एम्पलीट्यूड है। व्हाट अबाउट द फेज? अब फेज़ का मतलब क्या है? आपने आइसोलेशन टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे मेरे, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आइसोलेशन नाम का टॉपिक देख लो, एसएचएम आइसोलेशन। उस टॉपिक में आपको डिटेल में फेज़ के बारे में बताया हुआ, तो वो फेज़ समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि फेज़ वाला कंसेप्ट ना बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। आपको भी ये कंसेप्ट कंफ्यूज करता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि सर मुझे भी एक कंफ्यूज होता है, तो उसके मैं आपको वेव आइसोलेशन क्या फेज़ का एग्जैक्ट वीडियो आपको ढूंढ के मैं आपको भेज दूँगा, तब आपको आसानी से मिल जाए। जब आप इसको समझ लेते हो तो फेज एक बार समझ ले तो कम से कम 6-7 टॉपिक है जिसके अंदर फेज यूज़ करना है, फिर भी हम फेज को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। तो उस वीडियो लेक्चर में आपको फेज डिटेल में दिया हुआ है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, कमेंट करो, मैं आपको उसकी लिंक भेज दूंगा। तो अब फेज क्या है? फेज मतलब स्टेट। अब यानी कि सभी पार्टिकल अभी मीन पोजीशन में, तो सभी पार्टिकल यहाँ पर होंगे, तो इसका मीन पोजीशन हो गया आइसोलेशन के बारे में। सभी पार्टिकल यहाँ पर जाएंगे एक ही साथ, लेकिन जब सभी पार्टिकल एक साथ ही होंगे, सभी होंगे तो इसी लाइन पे होंगे। जब सभी जाएंगे, सभी यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पर होगा, दूसरा यहाँ पर, सभी यहाँ पर, तो इनकी पोजीशन नहीं होगी। बाद में सभी पार्टिकल मीन पे आएंगे, फिर से सभी पार्टिकल यहाँ पर होंगे। यानी जब पार्टिकल जा रहे हैं तो एक ही स्टेट में, यानी कि सभी पार्टिकल एक ही टाइम पे मीन पोजीशन पे है, एक ही टाइम पे एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहे हैं, एक ही टाइम पे नेगेटिव एक्सट्रीम को जा रहे हैं, यानी कि सभी पार्टिकल एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे आ रहे हैं। इसका मतलब सभी पार्टिकल का फेज सेम है। तो फेज क्या है? सेम है। देख लो इसको, इसके ऊपर नीट को, सीईटी को और जेईई को बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। क्या होता है स्टेशनरी वेव के अंदर? तो स्टेशनरी वेव के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट एम्पलीट्यूड है, अलग अलग एम्पलीट्यूड तो अलग अलग है हर एक पार्टिकल की, लेकिन उनका फेज सेम होता है। यानी कि इस लूप के अंदर जितने सारे पार्टिकल होंगे सभी का फेज सेम है, यानी कि सभी पार्टिकल एक तो मेन पोजीशन पे होंगे, या सभी पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम को होंगे, या सभी पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम को होंगे। आप बोलोगे सर ये पार्टिकल तो यहाँ तक जा रहा है, एक्सट्रीम को नहीं जा रहा है। देखो इसका एक्सट्रीम यही है, यहाँ का जो पार्टिकल इसका एक्सट्रीम यही तक है, यहाँ वाला पार्टिकल इसका एक्सट्रीम यही तक है। तो हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग है, मतलब उनका एक्सट्रीम पॉइंट अलग है, लेकिन एक्सट्रीम पॉइंट पे जाते सेम टाइम पे है। यानी कि उनका फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम होगी, और टाइम पीरियड भी क्या होगा? सेम होगा। यानी उनका फेज सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, टाइम पीरियड सेम है, यानी कि एक ही टाइम जितना टाइम लगता है। यानी कि सपोज यहाँ से कोई पार्टिकल इस एम्पलीट्यूड एंटीनोड पे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे फिर से वापस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जाएगा और फिर से वापस आएगा, तो उसका एक आइसोलेशन होगा। तो इसको जितना टाइम लगेगा उतना टाइम इस पार्टिकल को लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने के, फिर यहाँ तक आके यहाँ से आने के लिए। मुझे हर एक पॉइंट को अलग अलग टाइम नहीं लगता है, सभी के लिए टाइम सेम ही होगा। टाइम सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, सभी का फेज सेम है, यानी कि सभी एक ही टाइम पे मीन पोजीशन होगी, सभी एक ही टाइम पे एक्सट्रीम होगी। ऐसा नहीं होगा कुछ पार्टिकल इस एक्सट्रीम पे, कुछ मीन पे, कुछ इस एक्सट्रीम पे, नेगेटिव एक्सट्रीम पे, तो इस तरह से नहीं होगा। सभी पार्टिकल सेम पेज में, यानी कि एक लूप के अंदर बोला। हाँ, अब इस लूप के बारे में बात करें, सभी पार्टिकल इस पेज में होंगे, तो जिस उसके एडजेसेंट वाला लूप है, इसके पार्टिकल उसके अपोजिट फेज में हो गए। ये वाला एक फेज, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होंगे, तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे। जब ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आ जाएंगे तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे आ जाएंगे। यानी कि जो एडजेसेंट लूप है वो अपोजिट फेज में होता है, यानी कि एक लूप और दूसरा लूप, यानी कि एक लूप के साइड में जो लूप होता है दोनों अपोजिट फेज में होंगे, दोनों का फेज अपोजिट होगा। लेकिन एक लूप के अंदर जितने पार्टिकल होते हैं उन सभी का फेज सेम ही रहता है, फेज उनका टाइम पीरियड सेम है सबका। हाँ, टाइम पीरियड तो हर एक पार्टिकल के साथ सेम रहेगा, यानी कि हर एक। हाँ, यहाँ पे एक्सेप्शन है, जो कि नोड के ऊपर के जो पॉइंट्स होते हैं उनका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, वो मूव ही नहीं होते। ओके, यानी कि उनका रेस्ट में होते, उनका मोशन ही नहीं होता, ऑसिलेशन ही नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो उनके लिए टाइम पीरियड जीरो ही कंसिडर करेंगे तो चलेगा, या सॉरी इनफाइनाइट कंसिडर करेंगे तो चलेगा, वो अलग बात है, इनकी स्टडी ही नहीं हम करते। लेकिन जनरली क्या होता है, यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं तो इस बीच में जो एक लूप के अंदर होंगे, एक लूप के अंदर बोल रहा हूँ, सभी का फेज सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, टाइम पीरियड सेम होगा, लेकिन डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगी हर एक पार्टिकल की। हाँ, एक लूप का जो फेज होगा दूसरे लूप का अलग फेज होगा। अब तीसरा लूप जो आएगा, अब इसका एक अपर तो ये भी अपर आ जाते हैं, दोनों का फेज सेम रहता है, या फेज 2 पाई से डिफरेंस बोल सकते हैं। 2 पाई का डिफरेंस मतलब
कोई मतलब ही नहीं होता उसका। ओके, 2 पाई का डिफरेंस मतलब डिफरेंस ही नहीं है, तो सेम एक स्टेट में होते हैं, सेम फेज का। तो ये लूप, इस लूप का और इस एक लूप छोड़ के दूसरी वाला लूप आएगा तो दोनों का फेज सेम रहेगा, लेकिन अलग अलग चीज़ है, तो ये याद रखना। हाँ, और व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, तो किसी भी पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी और किसी भी पार्टिकल का टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे, कोई भी लूप हो। अब तो फेज के बारे में देख लो, फेज तो एक लूप के लिए सेम है, दूसरे लूप के लिए अलग, अपोजिट है। अपोजिट है अलग मतलब अपोजिट ही है। दोनों के बीच में, एक लूप और दूसरे लूप के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, पाई, और एंगल में बोलेंगे तो 180 डिग्री, यानी कि अपोजिट। ओके, ठीक है। लेकिन तीसरा फेज आएगा तो डिफरेंस 2 पाई हो जाएगा, लेकिन वो फेज ना के बराबर होता है, यानी कि 2 पाई फेज डिफरेंस 0, 2 पाई 4 पाई मतलब सेम ही स्टेट होते हैं, और उसमें कोई अलग चीज़ें नहीं होती। तो होप आपको एक चीज़ समझ में आ रही है। लेकिन टाइम और फ्रीक्वेंसी के बारे में इस तरह से नहीं, फेज तो हर एक लूप टू लूप चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड सेम ही रहती है कंटिन्यूसली। ओके, ये चीज़ें याद रखना, क्योंकि इसके ऊपर नीट जे को CET को बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो और चीज़ें, अब दूसरी चीज़, जब हम कोई भी वेव देखते थे, प्रोग्रेसिव वेव देखते थे ना, कोई भी वेव ना, इस तरह के हम कोई भी प्रोग्रेसिव वेव देखते तो क्या होता था, जब भी कोई हम प्रोग्रेसिव वेव देखते थे तो यहाँ से वेव ट्रैवल होती तो जाती थी, यानी कि उसकी जो एनर्जी थी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होती थी, लेकिन इस वेव में नहीं होगा। इसलिए तो हम इसको स्टेशनरी बोलते हैं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो नोड वाले पॉइंट होते हैं ये फिक्स्ड पॉइंट है रेस्ट में। अब सपोज यहाँ पे लूप जो बन रहा है, ये नोड वाला पॉइंट है। अभी 2 नोड के पॉइंट के वो मूव ही नहीं होंगे, यानी कि जो एनर्जी है वो विद इन द लूप है, इस लूप के अंदर ही एनर्जी होगी। एनर्जी जो कुछ होगी तो स्टोर होगी इस लूप के अंदर। जो पार्टिकल के पास एनर्जी, तो ये लूप के अंदर जितने पार्टिकल है उनके पास एनर्जी होती है। मैक्सिमम एनर्जी किसके पास होगी, जो एंटी नोड के ऊपर जो पॉइंट होगा उसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी, और जो नोड के ऊपर होते हैं उनकी एनर्जी 0 होगी। अब यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं होगी। जनरली हम कोई भी प्रोग्रेसिव लेते हैं तो उसकी एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी विद इन द लूप। ये दोनों लूप के बीच में, ये नोड और ये जो नोड है, ये लूप के अंदर की एनर्जी लूप के अंदर ही रहती है। अब ये नोड पॉइंट है, जब अभी कभी कोई इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2 वेव्स है आइडेंटिकल नहीं, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में मूव रहे, सेम पाथ में मूव रहे, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, तो वहाँ पे नोड फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि आइडेंटिकल होगा तब भी नोड होगा, क्योंकि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 आता है नोड पॉइंट के ऊपर। तो आइडेंटिकल हो गए तो रिजल्टेंट 0 आ सकता है, और आइडेंटिकल नहीं है तो रिजल्टेंट 0 नहीं आ सकता, इसलिए आइडेंटिकल होना जरूरी है स्टेशनरी वेव के लिए। तो यहाँ पे अब नोड जो पॉइंट है इनकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, मतलब ये 2 पॉइंट के बाहर एनर्जी नहीं जाएगी, यानी कि इस लूप के अंदर की जो एनर्जी है इस लूप के अंदर रहेगी। इस लूप की इसके लिए, इसकी लूप की इसके लिए, इस लूप की इसके साथ, इसकी लूप की इसके साथ, हर एक लूप के साथ एनर्जी उसी विद इन द नोड, 2 नोड के बीच में ही एनर्जी रहती है, उसके बाहर एनर्जी नहीं जाएगी। और इसीलिए तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं, वेव तो आपको पता है, वेव तो मैटर ट्रांसफर नहीं करते जनरली, कोई भी वेव जो वो सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करती है। तो ये वाले जो वेव है वो एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही ट्रांसफर नहीं करती, इसका डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होता, तो इसलिए हम उसको स्टेशनरी वेव बोलते हैं। अब इसके वजह से मैथमेटिकल इक्वेशन से भी हम प्रूव करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट नहीं होता उसका एक्स। ओके, वो वाली चीज़ भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक होप आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। मैंने हर एक जो पॉइंट बोला है आप इसको लिख लो, समझ में नहीं आएगा तो इस वीडियो को पहले से स्टार्ट से देख लो, हर एक पॉइंट को नोट डाउन करो, क्योंकि हर एक पॉइंट आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने में या प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में काम आने वाला है। ये वाली चीज़ें किसमें कितना डिस्टेंस होता है, क्या सब कुछ चीज़ें, हर एक क्या सेम होता है, क्या डिफरेंट होता है, यहाँ पे हर एक पॉइंट आपको बहुत काम आने वाला है। जब आप इसको लेक्चर खत्म करके जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे कोई भी, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब चलते हम स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव के बीच में के डिफरेंस के बारे में देखते हैं। अब डिफरेंस क्या क्या होते हैं, हम जनरल जो वेव्स देखते हैं स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव। अब जब वो प्रोग्रेसिव वेव लेते हैं, प्रोग्रेसिव वेव में शॉर्ट में लिखता हूँ, ओके, और हमारे पास स्टेशनरी वेव है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, जब प्रोग्रेसिव होती है तो एम्पलीट्यूड डिफरेंट होती है, हर एक पार्टिकल की एम्पलीट्यूड डिफरेंट, यानी कि सभी पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड होती है। प्रोग्रेसिव में क्या होती है, सेम एम्पलीट्यूड, हर एक पार्टिकल की एम्पलीट्यूड सेम होती है, यानी कि सभी पार्टिकल वाइब्रेट होंगे तो सेम एम्पलीट्यूड होती है। तो इसकी क्या होगी, डिफरेंट एम्पलीट्यूड ना, डिफरेंट एम्पलीट्यूड। ये चीज़ें लिख लो। सेकंड थिंग क्या है, एनर्जी ट्रांसफर करती है, ट्रांसफर एनर्जी ना, एनर्जी ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर। ओके, अब इसका नो एनर्जी ट्रांसफर है ना, सिंपल है, ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर होता है, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, क्योंकि विद इन द लूप एनर्जी स्टोर होती है। यहाँ पे एनर्जी और मोमेंटम दोनों के बारे में बात कर सकते हैं। तीसरी चीज़, इसमें जो फेज होता है तो हर एक पार्टिकल का फेज अलग होता है, डिफरेंट फेज होता है, फेज डिफरेंट होता है, हर एक पार्टिकल का फेज डिफरेंट होता है ना, हर एक पार्टिकल का फेज क्या होता है,
डिफरेंट होता है, एक का फेज, दूसरे का फेज, तीसरे का, हर एक पार्टिकल का अलग अलग फेज होता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो सभी पार्टिकल एक लूप के विद इन द लूप, यहाँ पे भी अलग अलग पार्टिकल का अलग होगा लेकिन विद इन द लूप है ना, लूप के अंदर है ना, विद इन द लूप है ना, लूप सेम फेज है ना, सेम फेज। और एडजेसेंट लूप के अंदर अपोजिट फेज है ना, विद इन द लूप सेम फेज एंड एडजेसेंट लूप है ना, अपोजिट फेज विद इन लूप सेम फेज और एडजेसेंट लूप होते हैं, एडजेसेंट तो उसके अंदर अपोजिट फेज होता है। और कोई चीज़ें ताकि हम देख रहे थे बाद में फिक्स टाइम पीरियड, तो इसमें भी टाइम पीरियड सभी पार्टिकल का सेम ही होता है, तो यहाँ पे भी सभी पार्टिकल का टाइम पीरियड सेम ही होता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सभी पार्टिकल की सेम होती है, यहाँ पे भी सभी पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। अब प्रोग्रेसिव वेव एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह मूव होती रहती है, लेकिन जो हमारी स्टेशनरी वेव है वो मूव नहीं होती, एक ही जगह पे रेस्ट होती है। ये सारी चीज़ें हो गई, इनके जो पॉइंट्स होते हैं। ओके, तो ये आप हमेशा याद रखना, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको एग्जाम में आते हैं, उनके डिफरेंस के बारे में आ जाएगा, या किसी तरह का क्वेश्चन कुछ कैसे भी पूछ सकते हैं। इसलिए कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे तो आप क्वेश्चन किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये तो श्योरिटी देता हूँ, इसके बाहर तो क्वेश्चन नहीं आएगा इसी के ऊपर। ये तो हमने थ्योरेटिकली देख लिया कि वेव्स, स्टेशनरी वेव क्या होती है, कैसी होती है, पूरा डिस्कशन देख लिया। अब इसको मैथमेटिकल डेरिवेशन देने वाले। अब जब हम स्टेशनरी वेव के बारे में बात करते हैं तो इक्वेशन y1 इज इक्वल टू एक वेव, जो अब हमने बोला कि स्टेशनरी वेव कब फॉर्म होती है, दो आइडेंटिकल वेव्स होती है, ट्रैवल हो रही है अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमें दो वेव का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, जो दोनों वेव का इक्वेशन क्या सुपर इम्पोजिशन हो रहा है। तो y1 इक्वल टू क्या होगा, ए ओके साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरी y2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब यहाँ पे कोई चीज़ें आपके बुक में, इसको यहाँ पे के की जगह इस इक्वेशन को किस तरह लिखा, मैं इस इक्वेशन को लिख के दिखाता हूँ, y1 इज इक्वल टू ए साइन। अब यहाँ पे क्या आपको ये दो फार्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t ओके, और के इज इक्वल टू 2π/λ। दो फार्मूले कभी भी मत भूल रहे, बहुत सारी हो जाए, क्योंकि आपको इस इक्वेशन को अलग अलग फॉर्मेट में लिखने की, ये अलग एक फॉर्मेट है। अब आपके महाराष्ट्र बोर्ड की बुक में आप देखोगे तो थोड़ा अलग फॉर्मेट है, तो मुझे लगता है अभी मैं इस फॉर्मेट से बताऊंगा आपको तो अच्छी तरह से समझ में आएगा, और ये सिंपल फॉर्मेट है। और बाद में महाराष्ट्र बोर्ड बुक में इस तरह का फॉर्मेट लिया है, तो यहाँ पे ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2π/T, या हमें इसका दूसरा एक फार्मूला है 2πn, ये वाला भी फार्मूला हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 2πn है ना इंटू टी प्लस के की वैल्यू क्या है, माइनस ऊपर का ले लेते तो माइनस, तो के की वैल्यू क्या है 2π/λ इंटू एक्स। तो इस फॉर्मेट में यूज किया, यानी कि बस यहाँ पे जब मैं ओमेगा ले रहा हूँ तो यहाँ पे उन्होंने वहाँ पे क्या लिया, ओमेगा की जगह 2πn लिखा है और के की जगह 2π/λ लिखा है, लेकिन इक्वेशन लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है और अंडरस्टैंडिंग में भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, इसलिए मैं इस फॉर्मेट में नहीं तो मैं इस फॉर्मेट में करूँगा। सिर्फ फॉर्मेट चेंज है, कंसेप्चुअली कोई भी दिक्कत नहीं, आपके मार्क्स कोई भी आपके कम नहीं कर सकता, फाइनल डेरिवेशन वही आने वाला है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है तो आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगा। और दो इक्वेशन आपके माइंड में थी, तो मतलब इस फॉर्मेट में कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर निकालो, या उसका फॉर्मेट इस फॉर्मेट में निकालो। तो ये फॉर्मेट थोड़ा सा मुझे लगता है, आपको भी क्या लगता है तो कमेंट कर दो कि क्या लगता है आपको, ये फॉर्मेट अच्छा है या फॉर्मेट अच्छा है, पहले वाला नंबर 1 वाला या नंबर 2 वाला। तो एक्चुअली मुझे लगता है नंबर 1 वाला फॉर्मेट अच्छा होगा, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो बाद में हम इसको आंसर फाइनल आ जाएगा तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और बाद में इसी में कन्वर्ट किया तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये दो इक्वेशन से, अब दो इक्वेशन में क्या डिफरेंस है तो आपको पता चलेगा। ओके, तो यहाँ पे जो इक्वेशंस देख रहे हैं हम, ओके, तो इक्वेशन को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इक्वेशन से अब के एक्स मतलब ये जो वेव है ना, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, अब है ना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, जहाँ पे माइनस के एक्स होता है, माइनस मतलब पॉजिटिव एक्स। देखो यहाँ पे आपको वेव इक्वेशन मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि हमारे प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे वेव मोशन के टॉपिक है, उसके बहुत सारे डिटेल में वेव का एक्सप्लेनेशन दिया है कि इक्वेशन ये किस तरह बनती है। इस इक्वेशन के ऊपर स्पेशल वीडियो लेक्चर है, ये आपको समझ नहीं आया तो इसको इक्वेशन वेव इक्वेशन चाहिए तो इसके लिए कमेंट कर दो, कुछ कमेंट में बता दो कि सर मुझे इक्वेशन इसकी वीडियो चाहिए, इक्वेशन को समझ में आया था। तो इक्वेशन आपको समझ में आना जरूरी है, क्योंकि इक्वेशन को मैंने दो जगह अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, एक तो एसएचएम आइसोलेशन टॉपिक में और दूसरा वेव मोशन नाम के टॉपिक में, दोनों में आप देख सकते हो। सिर्फ कमेंट करो आपको क्या चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा। तो ये वाली चीज़ें आपको समझ में आई होगी। y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये
पॉजिटिव एक्स में जा रही है और माइनस के एक्स मतलब वेव नेगेटिव एक्स में आ रही है, तो इस डायरेक्शन में आ रही है वेव। और दोनों वेव तो सेम पाथ में होगी, आइडेंटिकली दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन चेंज है। दोनों में सिर्फ क्या चेंज है, डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, बाकी सब कुछ सेम है। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू, है ना, क्या आ जाएगा, ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और दूसरा क्या बन गया प्लस, हाँ ये साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन है। अब आपको ये वाला एक फार्मूला मैथमेटिकल फार्मूला आपको याद होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक फार्मूला है मैथमेटिक्स का, जहाँ पे लिखा है साइन सी प्लस साइन डी। इसका जो फार्मूला है साइन सी प्लस डी इक्वल टू क्या आता है, 2 इंटू साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 और इंटू कॉस सी माइनस टी डिवाइड बाई 2। ये वाला फार्मूला है साइन सी प्लस। तो यहाँ हमारे मतलब सी की जगह क्या है, यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स और डी की जगह यहाँ पे क्या है, डी की जगह ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो इस तरह का साइन सी प्लस डी हम इसको कंसिडर करेंगे। दोनों में एक कॉमन है, मैं सिर्फ एक को कॉमन लिखूंगा और बाद में क्या बन जाएगा, एक को कॉमन लिख दिया मैंने। अब इन दोनों का क्या बचा है, इसको सी है और ये डी है, तो अब साइन सी प्लस डी, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 इंटू साइन, क्या लिखते हैं हम, सी प्लस डी। तो यहाँ पे सी का मतलब है ओमेगा टी प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस के एक्स प्लस, है ना, ये हो गया सी। सी का मतलब है ओमेगा टी माइनस के एक्स, सी प्लस डी चाहिए, तो डी का मतलब क्या है, ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या आएगा, यहाँ पे 2 बन जाएगा। इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है बुक में, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे समझ लेना, ठीक है। अब ये हो गया क्या, ये हो गया 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2। अब यहाँ पे इंटू मल्टीप्लाई बाय क्या है, यहाँ पे कॉस, आई थिंक मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, इसको लिख लो। तो कॉस क्या आएगा आपका, हमारे पास सी माइनस डी, तो हमारे पास पता है सी का मतलब क्या है, ये सी हमारा है ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस डी कितना है यहाँ पे, ओमेगा टी प्लस के एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, चलो अब ये 2 बाहर आ जाएगा, तो अभी मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे एडिशन नहीं है किसी के बीच में, तो आप इसको कंटिन्यू लिख सकते हो। इसको लिखेंगे 2a, दोनों को इस तरह लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे साइन क्या बन जाएगा, अब इनका एडिशन करोगे तो अब एक प्लस के एक्स ए वाला और ये माइनस के एक्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 ओमेगा टी, यानी कि 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, 2 गेट कैंसिल, तो यहाँ पे बाकी क्या होगा, सिर्फ ओमेगा टी। मैं यहाँ पे सिर्फ बचेगा जितना ओमेगा टी लिखूंगा। अब ये तो हो गया पूरा डॉट, ये होगा कॉस। अब इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस है, अब माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, के एक्स ये माइनस है तो माइनस, इसका ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस बन जाएगा। अब हमें पता है ओमेगा टी प्लस है और ओमेगा टी माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे, ओके, और माइनस के एक्स क्या बन जाएगा, ओके, माइनस के एक्स और माइनस के एक्स क्या बन जाएगा, प्लस 2 के एक्स, माइनस 2 के एक्स, है ना, और डिवाइड बाई 2 वाला 2 और 2 गेट कैंसिल। तो आपको पता है कि माइनस है ना, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा आता है, तो हम इसको माइनस के लिखने से डायरेक्टली कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2a साइन ओमेगा टी, ओ सॉरी एक मिनट, ओमेगा टी, ओके, ठीक है, ओमेगा टी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओमेगा टी, यहाँ पे कॉस के एक्स बाय 2, ओके, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉस के एक्स बाई 2। तो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे हम, 2a, ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस के एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ओमेगा टी। बस हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे साइन ओमेगा टी था, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया और कॉस के एक्स इसको, तो हम इसको एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, यानी कि इसको, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारी। यहाँ पे लिखने क्या लिखना है हमें, 2a कॉस, है ना, 2a cos के एक्स, ओके, डिवाइड बाई 2 नहीं आएगा, यहाँ पे के एक्स आएगा, सिर्फ के एक्स, ओके, क्योंकि के 2 8 कैंसिल है यहाँ पे, तो के एक्स, ओके,
मैं डायरेक्ट लिखता हूँ के एक्स, ठीक है। अब एक के एक्स बन गया इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम्पलीट्यूड ए, कैपिटल ए। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं ए इंटू साइन ओमेगा टी, यानी कि वाई डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया हमारा स्टेशनरी वेव का इक्वेशन, या इसी को भी बोल सकते हैं, ये भी हमारा स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है। अब ए की वैल्यू क्या है, 2a cos के एक्स। आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आई होगी, अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड का मतलब क्या, अब यहाँ पे इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे जो वेव इक्वेशन है ये स्टेशनरी वेव का, यही स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है। इसको एक्चुअली जनरली इसको ही याद रखो, ये वाला इक्वेशन, और बाद में समझ लेना कि 2a cos के एक्स का वैल्यू जो होता है तो ए होता है, कैपिटल ए कंसिडर करते हैं एम्पलीट्यूड। लेकिन आप इस फॉर्मूले एक्सप्लेनेशन को दोनों तरफ देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, तो इसमें एक्स भी है टाइम भी, यानी कि पोजीशन में और टाइम में, मतलब जो हमारी वेव इक्वेशन है किसका, स्टेशनरी वेव का, दोनों के ऊपर डिपेंड दिख रहा है। किसके ऊपर डिपेंड दिख रहा है, एक्स के ऊपर और टाइम के ऊपर। लेकिन एक चीज़ हमेशा रखना, ये टाइम के ऊपर डिपेंड है, लेकिन एक्स के ऊपर उसके एम्पलीट्यूड डिपेंड है, यानी कि एक्स जो आ रहा है तो किसके अंदर आ रहा है, हमने इसको लिखा है, इसको है ना इस तरह से, इससे भी कोई ये लिखा है ना इसको 2a cos के एक्स इक्वल टू, यानी कि एम्पलीट्यूड, यानी कि जो स्टेशनरी वेव की एम्पलीट्यूड बन जाएगी। यानी कि स्टेशनरी वेव किस तरह से बन रहे हैं, पहले एक वेव है जिसकी एम्पलीट्यूड ए है, दूसरी वेव है उसकी एम्पलीट्यूड ए है। अब दोनों की मिला के जो हमारी वेव बन रही है, जो स्टेशनरी वेव रिजल्टेंट वेव, उसकी एम्पलीट्यूड कितनी होगी, तो उसकी एम्पलीट्यूड होगी 2a cos के एक्स, 2a cos के एक्स, यानी कि जो एम्पलीट्यूड है उस वेव की वो एक्स के ऊपर डिपेंड है। जो एम्पलीट्यूड है, मतलब समझ में आ रहा है, जो स्टेशनरी वेव बन रहे हैं वो स्टेशनरी वेव के एम्पलीट्यूड डिपेंड है एक्स के ऊपर, ना कि वो स्टेशनरी वेव है। यानी कि हमें पता है कि स्टेशनरी वेव का इक्वेशन हम जब लिखते थे, जनरली कोई भी इक्वेशन लिखते वेव का, तो मैं यहाँ पे वेव का इक्वेशन y इज इक्वल टू क्या होता है, ये इक्वेशन लेते, कुछ दिक्कत है यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे t और x साइन के एंगल में आ रहे हैं, यहाँ पे t और x किसके एंगल में, साइन के एंगल में, मतलब हमारा जो वेव इक्वेशन है ये प्रोग्रेसिव वेव है, ये वाली प्रोग्रेसिव है, ये भी प्रोग्रेसिव वेव है। एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, दोनों ही प्रोग्रेसिव वेव है। इसमें वेव की पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू वेव चेंज होती रहती है, यानी कि वेव एनर्जी ट्रांसफर करे, एनर्जी ट्रांसफर हुई वेव दोनों के ऊपर डिपेंड है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो इस वेव की एम्पलीट्यूड डिपेंड है एक्स के ऊपर, यहाँ पे देखोगे तो आप क्या हो, उसकी एम्पलीट्यूड एक्स के ऊपर डिपेंड है, वेव नहीं है, यानी कि वेव का जो मोशन है, वेव मोशन उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, तो वेव रेस्ट में है, यानी कि एक्स के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे एक्स का कोई फैक्टर नहीं आ रहा है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक्स का फैक्टर आ रहा था, इसका मतलब वेव में एक्स फैक्टर ही नहीं है, यानी कि पोजीशन के अनुसार एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही, तो इसीलिए हम इसको स्टेशनरी वेव भी बोलते हैं। स्टेशनरी वेव को बोलते हैं क्योंकि इसमें एक्स फैक्टर ही नहीं है, यानी कि एक्स का वैल्यू चेंज नहीं होती है, यानी कि चेंज होती है तो उसके हिसाब से एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, यानी एक्स चेंज होगा तो एम्पलीट्यूड चेंज होगी, वेव नहीं चेंज हो रही है। एक्स के अनुसार वेव चेंज नहीं हो रही, क्योंकि वेव का फेज, वेव की स्टेट नहीं चेंज हो रही है, तो एक्स के अनुसार क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे एक्स के हिसाब से, यानी कि फेज, इसको हम फेज बोलते हैं, टोटली इसको हम फेज बोलते हैं, टोटल जो दिख रहा है इसको फेज। अब वेव हमारे जो एक्स चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है प्रोग्रेसिव वेव की, यानी कि इस टाइप की वेव की, तो उसका फेज चेंज होता है, यानी कि स्टेट चेंज हो रही है पोजीशन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे उस तरह से नहीं होता, यहाँ पे पोजीशन के हिसाब से एम्पलीट्यूड चेंज हो रही है, फेज नहीं चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो एम्पलीट्यूड, उस स्टेशनरी वेव की एम्पलीट्यूड डिपेंड है पोजीशन के ऊपर। ये इस फार्मूले से एम्पलीट्यूड इक्वल टू क्या है ना, इसको मैं इसे आप लिखूंगा ए इज इक्वल टू, है ना, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू क्या है, 2a cos के एक्स। अब आपको पता था कि एक की वैल्यू जो हम लिख सकते हैं क्या, एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू क्या, 2a cos 2π x बाय लैम्बडा, इस तरह भी लिख सकते हैं आप। इस फॉर्म में लिखोगे या इसमें लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, तो आपको मार्क उनको देने ही पड़ेगी बोर्ड के एग्जाम में लिखोगे। तो ये सब कुछ था बोर्ड के एग्जाम के लिए था, ओके। अब ये वाला जो है हम नीट जी या सीटी के एग्ज़ाम के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, कंडीशंस, तो मुझे लगता है इसको क्लीन करना चाहिए। आपने लिख लिया होगा अच्छी तरह से, क्योंकि आपको पहले ही बोल देता हूँ कि लिखते लिखते ही, रनिंग नोट्स लिखते ही वीडियो लेक्चर देखते जाओ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हम कोई भी टेंशन मत लेना, फिजिक्स हमारा है, हमें ज़रूर आएगा, नहीं आएगा तो फिर से देख लेंगे वीडियो, जरूर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते, इक्वेशन क्या आ रहा था, y इज इक्वल टू, है ना, 2a cos 2π x बाय लैम्बडा, ओके। 2π बाय लैम्बडा इज इक्वल टू के होता है ना, हमें पता है क्या, 2π लैम्बडा इज इक्वल टू के होता है, और यहाँ पे साइन ओमेगा टी एज इट इज, ओके। तो हमें पता है कि a इज इक्वल टू क्या बन गया, 2a cos के एक्स, में के एक्स को ही लेता हूँ, या के एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 2π x बाय लैम्बडा, ओके, इक्वल टू क्या आता है। अब हमें कंडीशन है, अब यहाँ पे कंडीशन फॉर नोड, है ना, फॉर नोड।
अब नोड कब मिलता है, नोड कब मिलता है, हम नोड के लिए क्या, हमें पता है कि कोई भी स्टेशनरी वेव जब बनती है ना, इस तरीके हम स्टेशनरी वेव निकाल रहे हैं, ये जो नोड्स होते हैं नोड्स, अभी नोड्स होते हैं, नोड कब मिलते हैं, नोड के लिए कंडीशन है एम्पलीट्यूड इक्वल टू 0, तो एम्पलीट्यूड क्या आनी चाहिए, 0 आनी है, यानी कि अब ये वाली चीज़ उस फॉर नोड के लिए देखो एम्पलीट्यूड 0 आ जाएगा, तो ये वाली वहाँ पर जाएगा, तो cos 2πx/λ इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो आंसर 0 आता है, यानी कि आपको पता है कि cos θ इज इक्वल टू 0 कब आता है, तो थीटा कितना होना चाहिए, cos θ इज इक्वल टू 0 कब आता है, थीटा कितना होना चाहिए 0, π/2, 3π/2, 5π/2, जब एंगल होता है तब 0 आता है, थीटा मतलब यहाँ पे क्या है हमारे पास थीटा, cos θ को कंपेयर क्या है, ये 2πx/λ है ना, ठीक है 2πx/λ, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस होता है, यहाँ पे पाई गेट कैंसिल, तो x बराबर कितना आता है, x इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे पहली कंडीशन इन दोनों के बीच में इसको साथ लेके क्या आ जाएगा, ये पाई गेट कैंसिल, लैम्बडा इधर जाएगा, 2 डिवाइड में आएगा तो λ/4, तो पहला आपको नोड कहाँ पर मिलेगा, λ/4 को, सेकंड नोड कहाँ पर होगा, x1 पहला नोड, अब x2 लेते हैं इक्वल टू, इसी को कंपेयर करेंगे, ये पाई गेट कैंसिल, ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पे 3 λ/4 आ जाएगा, उसी तरह x3 क्या बन जाएगा 5 λ/4, तो इस तरह से चलते रहेगा, तो अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, अब ये पहला नोड यहाँ पे मिलेगा, ये दूसरा नोड यहाँ पर मिलेगा, ये तीसरा नोड यहाँ पे मिलेगा, और पहले नोड और दूसरे नोड के अंदर डिफरेंस कितना होता है, डिफरेंस आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, λ/2 आ जाएगा, कैलकुलेट करो λ/4 माइनस 3 λ/4, तो यार 3 λ/4 माइनस λ/4, तो λ/2 आ जाएगा, यानी कि दो नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, λ/2 होता है, तो हमने ये प्रूफ भी कर दिया मैथमेटिकली, जो हमने पहले डायग्राम के फॉर्म में देखा था उसके, अब ये नोड है ना, अब ये वाला नोड है, ये टोटल डिस्टेंस तो लैम्बडा होता है, तो ये हाफ डिस्टेंस होगा, तो दो नोड के बीच में λ/2, ये डायग्राम की तरफ से देखते हो, यहाँ पे भी देख सकते हैं, और दूसरी कंडीशन हम ले लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन जो है, होप आपको समझ में आ रहा होगा, ओके, तो कमेंट करते जाओ, तो अब दूसरी कंडीशन, यही इक्वेशन लेने वाले हैं SHM वाला, या दोनों में से कोई भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, जनरली ये ले लो, ओके, दूसरा वाला, तो हम क्या करेंगे, फॉर नोड है ना, फॉर एंटी नोड, अब एंटी नोड के लिए क्या होगा, चलो देख लेते हैं एंटी नोड के लिए, ओके, अब एंटी नोड के लिए हमें पता है कि 2a है ना, cos 2πx/λ, अब जो वेवलेंथ होती है, एम्पलीट्यूड होगी मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब कितनी आती है आपको पता है, एंटी नोड के लिए क्या होती है 2a प्लस और माइनस, तो आप लिखेंगे प्लस और माइनस 2a एम्पलीट्यूड होगी, अब 2a गेट कैंसिल, तो यहाँ पे बाकी क्या बचा 1, 0 नहीं, ठीक है, क्या बन जाएगा cos 2πx/λ इक्वल टू प्लस और माइनस 1, अब cos θ 1 कितना आता है, cos θ इज इक्वल टू 1 कब आता है, प्लस और माइनस 1, सॉरी प्लस और माइनस 1 कब आता है, थीटा कितना होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 पाई है ना, 2 पाई है ना, 3 पाई 4 पाई, इस तरह से आते जाएगा, यानी कि अब थीटा हमारे यहाँ पे क्या कितनी थीटा 2πx/λ, अब ये दोनों का कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 0, यानी कि एंटीनोड, पहला एंटीनोड कहाँ पर मिलेगा 0 के ऊपर, ठीक है। अब दूसरा x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसके साथ कंपेयर करो, ये पाई गेट कैंसिल, लैम्बडा इधर जाएगा और x2 डिवाइड में आएगा, तो λ/2, ओके, फिर इसको इसके साथ कंपेयर करो, 2 पाई गेट कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा लैम्बडा, x इज इक्वल टू लैम्बडा, ओके, फिर से ये 2 पाई गेट गेट कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 3 λ/2, तो इस तरह से आप बन जाएगा x1 x2 x3, यानी कि पहला एंटीनोड यहाँ पर मिलेगा, दूसरा एंटीनोड, पहला एंटीनोड, दूसरा एंटीनोड, ये तीसरा एंटीनोड, ये चौथा एंटीनोड, अब दो एंटीनोड के बीच में आप डिफरेंस फाइंड आउट करोगे, दो एंटीनोड के बीच में ये 0 ये λ/2, ये दोनों के बीच में फाइंड आउट करो λ/2, इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करो λ/2, इसका मतलब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे, तो एंटीनोड ये डिफरेंस ही है, ठीक है, ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें आपको डिटेल में कंसेप्ट समझ में आ जाती है, तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जो करना चाहते हो दोस्तों को बता देना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।